आज के वीडियो लेक्चर में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं अमित अमरेश फ्रॉम द एस्पिरेशन और हम लोग इंडियन पॉलिटी में ही अपनी चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। और पिछले हम लोगों के वीडियो लेक्चर में मैं इस चीज़ को डील कर रहा था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो इतना लेंदी हुआ है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो इतना इलाबोरेट है और इतना ये कॉम्प्रिहेंसिव है, उसके पीछे के कारण क्या क्या थे। तो पहली चीज उसमें हम लोगों ने ये देखी थी कि जियोग्राफिकल फैक्टर्स, और दूसरा हम लोगों ने इस चीज को देखा था कि हिस्टोरिकल फैक्टर्स, यानी कि देयर वर सर्टेन हिस्टोरिकल फैक्टर्स because of which our constitution had become so lengthy. तीसरा हम लोगों ने इस चीज को देखा था कि because we have a single constitution for the whole country, कि पूरे भारतवर्ष के लिए हम लोगों का एक ही संविधान है, वो चाहे वो केंद्र हो या राज्य हो। राज्यों के लिए अलग से कॉन्स्टिट्यूशन का प्रावधान नहीं है। तो इस कारण भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इतना लेंदी हुआ है। चौथी चीज हम लोगों ने इस चीज को देखी थी कि देयर वाज द प्रीडोमिनेंस ऑफ द लीगल ल्यूमिनरीज इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी कि जो संविधान सभा का गठन हुआ था और जिसको कि ये महती ये जिम्मेवारी मिली थी भारतवर्ष के लिए, यानी कि स्वतंत्र भारतवर्ष के लिए एक संविधान को निर्मित करने का, तो उस ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो यानी कि ये कानून वेता लोगों का, कानून के जानकार लोगों का, जिनको कि लीगल ल्यूमिनरीज हम लोग ये बोलते हैं, उन लोगों का बोलबाला था, जिसके के कारण बहुत ही इंटेंस डिस्कशंस हुई हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, और जिसके के परिणाम स्वरूप हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो थोड़ा ये लेंदी हुआ। अब हम लोग इस चीज को देखेंगे कि एक और फैक्टर इसमें इन्वॉल्व था कि भारतीय संविधान इसलिए भी लेंदी हुआ, इसलिए भी ये बल्कि हुआ। एक दूसरा कारण ये भी है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये गवर्नेंस के ना केवल बेसिक प्रिंसिपल्स को उसमें रखा गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, क्योंकि मोस्टली होता क्या है, जैसे अमेरिका को अगर हम लोग देखें, यानी अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन को देखें, तो वहां के संविधान में जो शासन की जो बहुत ही मूलभूत ये प्रिंसिपल्स होती हैं या वहां के लिए है, यानी कि बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ द गवर्नेंस, उन सारे ये बेसिक ये प्रिंसिपल्स को स्थान मिला है वहां के कॉन्स्टिट्यूशन में। और आप अमेरिका में देखिएगा कि डिटेल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव जो यानी कि ये प्रोविजंस होते हैं, यानी कि प्रशासन से संबंधित जो विस्तृत जो प्रावधान होते हैं, उन प्रावधानों को अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन में स्थान नहीं दिया गया है। मतलब शासन और प्रशासन के जो बहुत ही बेसिक ये प्रिंसिपल्स हैं, बहुत ही जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, उन्हीं केवल ये प्रिंसिपल्स या उन सिद्धांतों को वहां के संविधान में, यानी कि अमेरिका के संविधान में स्थान दिया गया है। एंड इट वॉज लेफ्ट अपॉन द लेजिस्लेचर्स एंड द एग्जीक्यूटिव, यानी कि वहां का जो लेजिस्लेचर है और जो वहां का एग्जीक्यूटिव है, उसके ऊपर ये जिम्मेवारी छोड़ दी गई है कि प्रशासन से संबंधित, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित जो लॉ मेकिंग है, कानून को बनाना और उस कानून के हिसाब से
डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के माध्यम से, जिसको हिंदी में बोलते हैं यानी कि प्रत्यायोजित विधान, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, तो उसकी सहायता से एग्जीक्यूटिव को वहां पे ये रूल मेकिंग का ये पावर दिया गया है। हम लास्ट में इस चीज को ये समझा देंगे कि इसको ये होता क्या है। अभी हमने जिस टर्म का यूज किया, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, हिंदी में इसको बोलते हैं प्रत्यायोजित विधान। तो आप अमेरिका में देखेंगे कि जो वहां पे गवर्नेंस के जो बहुत ही फंडामेंटल ये प्रिंसिपल्स हैं, उन्हीं प्रिंसिपल्स को वहां के कॉन्स्टिट्यूशन में स्थान दिया गया है। और एडमिनिस्ट्रेटिव जो ये प्रोविजंस होते हैं, प्रशासनिक जो ये प्रावधान होते हैं किसी कंट्री को रन करने के लिए, उससे संबंधित जो विवरण है या उससे संबंधित जो प्रावधान है, वहां के कॉन्स्टिट्यूशन में उन चीजों का उल्लेख नहीं किया गया है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में वो बात नहीं दी गई है। यानी कि इसको दूसरे रूप में आप ऐसे समझिए कि जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, तो उन लोगों ने इस चीज की जरूरत ही नहीं समझी कि डिटेल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस को वहां के कॉन्स्टिट्यूशन में ही स्थान यानी कि ये दिया जाए। और उन लोगों ने ऐसा इस चीज को सोचा कि जो भी ये प्रशासनिक व्यवस्थाएं होती हैं या जो एडमिनिस्ट्रेटिव ये प्रोविजंस होते हैं, वो वहां यानी उससे संबंधित जो रूलिंग्स हैं या उससे संबंधित जो लॉ मेकिंग का कार्य है, ये वहां की विधायिका कर लेगी, यानी कि लेजिस्लेचर वहां का, जिसको कि अमेरिकी ये कांग्रेस बोलते हैं, वो करेगी। यानी कि प्रशासन से संबंधित, प्रशासनिक के व्यवस्थाओं से संबंधित जो लॉ मेकिंग का कार्य है, वो वहां की कांग्रेस के ऊपर ये छोड़ दिया गया। और वहां की ये कांग्रेस ये जो भी एक कानून बनाएगी, उस कानून के यानी आलोक में या उस कानून की सीमाओं के अंतर्गत रहते हुए रूल मेकिंग का जो कार्य है, नियमों का निर्माण हम लोग जिसे बोलते हैं, वो वहां की एग्जीक्यूटिव करती है, यानी कि वहां की कार्यपालिका करती है। तो ये अमेरिकी सिस्टम की एक खासियत है। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, उन लोगों ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यानी भारतवर्ष के संविधान में गवर्नेंस के यानी कि ये शासन के ना केवल मूलभूत सिद्धांतों को ही उसमें सम्मिलित किया यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में स्थान दिया, बल्कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो एडमिनिस्ट्रेटिव ये प्रोविजंस होते हैं, तो बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस को भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही स्थान दिया गया। और इस कार्य को हमारे लेजिस्लेचर के ऊपर, मतलब हमारे देश का जो पार्लियामेंट है और जो हमारे देश की एग्जीक्यूटिव है, मतलब यूनियन लेवल पे जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके ऊपर इन चीजों को नहीं छोड़ा गया। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ऐसा मानते थे, उन लोगों को ऐसा लगता था कि अगर डिटेल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस अगर हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में उन चीजों को स्थान ये नहीं देते हैं, तो हो सकता है कि आगे चल करके देश के अंदर कंफ्यूजन की स्थिति बने। और देश के अंदर चूंकि हम लोगों का जो देश था अभी तुरंत ही वो यानी कि आजाद हुआ था ब्रिटिश के शासन से,
तो एक बहुत बड़ी बात ये भी थी हमारे देश के अंदर, एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव जो है वो ये भी था कि हमारे देश की जो यूनिटी एंड इंटीग्रिटी है, यानी हमारे देश की एकता और अखंडता जो है उसको बनाए रखना, उसको अक्षुण्ण रखना, और इसके साथ साथ देश के अंदर पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेबिलिटी जो है, यानी राजनीतिक और प्रशासनिक स्थिरता हमारे देश के अंदर ये बने रहे, जिससे कि हमारा देश ये टूटे ना। हमारा जो देश है एक एक उसका, हमारे देश का एक इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में जो उसका पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस है, वो पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस एक लंबे टाइम तक वो बना रहे, उसमें ये किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न ना हो, जिसके लिए कंफ्यूजन्स को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उसको ये दूर रखने का प्रयास किया गया। और उसी ये प्रयास के तौर पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नेंस के ना केवल फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को सम्मिलित किया गया, बल्कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही जो डिटेल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव जो प्रोविजंस होते हैं, अब आप इन चीजों को बार बार ये सुन रहे होंगे, शासन और प्रशासन। शासन और प्रशासन में अंतर होता है। शासन का मतलब समझिए कि पॉलिटिकल कंपोनेंट, मतलब हमारे देश के अंदर राजनीतिक तौर पे जो संस्थाएं काम कर रही हैं, जो कि हमारे देश को रूल कर रही हैं, उसे हम शासन बोलते हैं। और प्रशासन का ये मतलब हुआ कि ब्यूरोक्रेसी, यानी कि अपॉइंटेड ऑफिशियल्स लोगों का, यानी कि नियुक्त जो सरकारी अधिकारियों का जो तंत्र है, जो कि पूरे देश के अंदर वो कार्य कर रहा है। और जो सरकारी अधिकारियों का तंत्र जो है, जो कि यानी कि अपने पॉलिटिकल मास्टर्स के, मतलब जो हमारे देश के अंदर जो पॉलिटिकल ये लीडरशिप है, उसके सबऑर्डिनेट के रूप में या उसके नियंत्रण के अधीन जो पूरी की पूरी ये ब्यूरोक्रेसी काम कर रही है, जिसका कि मुख्य उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी या मुख्य जिम्मेवारी उसकी ये है कि जो भी ये नीतियों का निर्माण हो रहा है, उन नीतियों को इंप्लीमेंट करना, उसको लागू करना, ये देश के अंदर ये प्रशासन का कार्य है। और इसके लिए जो तंत्र मौजूद है उसी को हम लोग ये ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं। सिविल सर्वेंट्स लोगों का जो ये तंत्र हमारे देश के अंदर ये कार्य करता है, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी से लेकर के और एडमिनिस्ट्रेशन के लोएस्ट या रंग तक जो एक अदना सा कर्मचारी है, तो इन सारे लोगों का, इन सारे ऑफिशियल्स लोगों का या इन सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज लोगों का सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में जो रिलेशनशिप आपको डेवलप होता है और जो इनकी हियरार्की डेवलप होती है, इनका जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डेवलप होता है हमारी कंट्री के अंदर, इसी को हम लोग ये ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं। तो ये ब्यूरोक्रेसी के नियमन से संबंधित, मतलब आप देखिए, जैसे आप लोगों में से यानी बहुत लोग यूपीएससी की तैयारी करते होंगे, कितने ही लोग हैं वो आपको स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो होता है उसकी तैयारी करते हैं। यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, आपको अच्छी तरीके से मालूम है कि ये जो संस्था है यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है। कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी का ये मतलब हुआ कि यूपीएससी संस्था के गठन से संबंधित इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसके फंक्शंस क्या होंगे, इसका इंडिपेंडेंस ये किस प्रकार से सुरक्षित रखा जाएगा, इसका कार्य करने का तरीका क्या होगा,
इसकी जिम्मेवारियां क्या क्या होंगी। तो इन सारे चीजों से संबंधित ये प्रावधान जो है आपको अच्छी तरीके से मालूम है, वो सारे ये प्रावधान हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही दिए गए हैं। आर्टिकल 315 से लेकर के 323 तक के बीच में, आर्टिकल 315 से लेकर के 323 तक के बीच में। अब आप इस चीज को समझिए, जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हैं, मतलब राज्य के स्तर पे जो लोक सेवा आयोग जो काम कर रहे हैं, जैसे कि बिहार में बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन है, उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश का पब्लिक सर्विस कमीशन है। इसी प्रकार से हर एक राज्य का अपना अलग अलग पब्लिक सर्विस कमीशन है। और इसके साथ साथ हमारे ही कॉन्स्टिट्यूशन में एक अन्य प्रकार के पब्लिक सर्विस कमीशन का और प्रावधान किया गया है, जिसको कि बोला जाता है ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, जेपीएससी, ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। अब जब यानी यूपीएससी और यूपीएससी के फंक्शंस, इन सब सारे चीजों को अलग से पढ़ाएंगे तो उस पर ये डिटेल्ड ये चर्चा होगी। तो इन तीन प्रकार के ये पब्लिक सर्विस कमीशंस का जो गठन है वो किया जा सकता है। यूपीएससी का गठन जो है वो आपको यूनियन लेवल पे किया जाता है। स्टेट का जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उसका गठन जो है वो स्टेट के लेवल पे होता है। और ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन का जो गठन है यानी जेपीएससी उसे हम लोग बोलते हैं, उसका जो गठन किया जाता है, इससे भी संबंधित ये प्रावधान जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही मौजूद है। वो 2 या 2 से अधिक ये राज्यों के लिए अगर पब्लिक सर्विस कमीशन का अगर ये गठन किया जाता है संयुक्त रूप से, तो उसे हम लोग ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन बोलते हैं। अब इसका ये गठन कैसे होता है, उसका ये प्रोसेस क्या है, उसकी जिम्मेवारियां क्या हैं, ये सब यानी अलग से एक क्षेत्र है यानी इंडियन पॉलिटी के, जिनको कि अलग से ये पढ़ना है। मैं केवल यहां पे रेफरेंस दे रहा हूं एक चीज को समझाने के लिए। तो आप यहां पे देख रहे हैं कि यूपीएससी हो या एसपीएससी हो यानी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो या ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन हो, इससे संबंधित प्रावधान जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही मौजूद है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ही इन सारे ये प्रावधानों को दिया गया है। और ये सब सारी संस्थाएं जो है वो उन्हें हम लोग ये कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी बोलते हैं, संवैधानिक वो निकाय है। और इनका अपना एक इंपॉर्टेंस है हमारे देश के अंदर, कानूनी दृष्टिकोण से भी अगर देखा जाए तो। अब इसको थोड़ा कंपेयर करते हैं अमेरिका से। तो मैं आपको यही अंतर समझा रहा था कि आप अगर अमेरिका में जाओगे या दूसरे अन्य कंट्रीज में अगर हम लोग जाते हैं जहां पर कि कॉन्स्टिट्यूशनल या डेमोक्रेसी है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे वहां पे शासन और प्रशासन का कार्य किया जा रहा है, तो वहां पे किसी लोक सेवा या गठन के गठन से संबंधित जो प्रावधान है वो प्रावधान वहां के ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिए गए रहते हैं। आप अमेरिका में जाओगे तो वहां के ये कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी किसी संस्था को स्थान ही नहीं दिया गया है, मेंशन ही नहीं किया गया है जो कि यूपीएससी टाइप की संस्था हो, यानी कि अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट में। वहां पे सामान्य तौर पे ये छोड़ दिया गया है कि 2 प्रकार की सेवाएं होती हैं। एक वहां की ये फेडरल सर्विस है जो कि यूनियन लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे काम करती है अमेरिका में, और दूसरा आपको स्टेट लेवल की सर्विस है
और ये वहां का जो फेडरल गवर्नमेंट है और जो वहां की स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनके ऊपर ये पूर्ण रूपेण ये छोड़ दिया गया है कि आप लोग अपनी ब्यूरोक्रेसी को आप जैसे भी ये फॉर्म करना चाहते हैं, यानी कि आप ये ब्यूरोक्रेसी के ऑर्गेनाइजेशन को जैसे भी रेज करना चाहते हैं उनको आप ये किन 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 जिम्मेवारियों को सौंपिएगा, क्या क्या उनके फंक्शंस होंगे, उनके अधिकार क्या क्या होंगे, वो सब सारी चीजें आप समझिए। मतलब वहां के एग्जीक्यूटिव को ही ये पावर दे दिया गया है कि वो वहां के सिविल सर्विस को रेज करे। वहां पे जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है वो कोई इंटरफेयर नहीं करता है एग्जीक्यूटिव के पावर में। हमारे यहां स्थिति देख लीजिए, मतलब यूपीएससी एक संस्था के रूप में या बीपीएससी या किसी राज्य का जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, एक संस्था के रूप में उसका कार्य क्या है, सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? तो सबसे महत्वपूर्ण कार्य यही है कि वो भारतवर्ष में मेरिटोक्रेसी की, यानी कि सिविल सर्विस में, सिविल सर्विस का यह मतलब हुआ कि ये गवर्नमेंट सर्विस में मेरिटोक्रेसी, यानी कि मेरिट के आधार पे ही लोगों का चयन करके उनको सिविल सर्विस में रखा जाए। तो सिविल सर्विस में मेरिटोक्रेसी को सुनिश्चित करने वाली जो संस्था है वो आपको ये यूपीएससी या बीपीएससी या जेपीएससी है। इसको बोला जाता है वास्टॉक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेरिटोक्रेसी इन आवर कंट्री, दैट मीन्स इन द सिविल सर्विसेज ऑफ आवर कंट्री। यानी हमारे देश में जो सिविल सर्वेंट्स हैं, यानी कि सरकारी अधिकारियों का जो पूरा ये तंत्र कार्य कर रहा है, जिनके के पास इफेक्टिव एग्जीक्यूटिव पावर है, कार्यपालिका की शक्ति है उनके पास, सोशल प्रेस्टीज है उनके पास जॉब की सिक्योरिटी है, और इसके साथ साथ वो इस समाज के अंदर वो एक पावर स्ट्रक्चर का भी वो निर्माण कर रहे हैं। तो इस प्रकार की संस्था में मेरिट पे ही आधारित लोगों का, यानी इंडक्शन हो, मेरिट पे ही आधारित जो लोग हैं वो इस ये संस्था में एंटर कर सकें, और किसी भी प्रकार के पॉलिटिकल ये कंसिडरेशन के आधार पे इन पे अपॉइंटमेंट्स ना हो सके। इस चीज को सुनिश्चित करने के लिए हमारे संविधान में ही इन संस्थाओं के गठन का प्रावधान किया गया है। अगर यूपीएससी को, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को या ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन को अगर कॉन्स्टिट्यूशन में स्थान नहीं मिलता, कॉन्स्टिट्यूशनल सैंक्टिटी अगर इनको प्राप्त नहीं होती, इनको अगर कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं मिलता हमारे कंट्री के अंदर, तो आप जानते हैं क्या होता? तो इसमें भी यही होता कि जो नेता लोग हैं या बिजनेसमैन जो लोग हैं, जिनके पास ये पैसा है, जिनके पास पॉलिटिकल पावर है, तो इन्हीं के नाते रिश्तेदार जो हैं ये पॉलिटिकल कंसिडरेशन के आधार पे इनका अपॉइंटमेंट्स हो जाता, डीएम के रूप में, एसपी के रूप में, किसी गवर्नमेंट के मिनिस्ट्री में सेक्रेटरी के रूप में, ज्वाइंट सेक्रेटरी के रूप में। मतलब सिविल सर्विस के जितने भी पोस्ट हैं वो सारे जो ये पोस्ट हैं ये भर दिए जाते, यानी कि बिना किसी मेरिट पे आधारित लोगों का ये चयन किए हुए और पॉलिटिकल कंसिडरेशंस के आधार पे या पैसा लेकर के, मतलब डीएम और ऑफिस के, उसके ऑफिस की भी ये यानी कि टेंडर निकलता, बोली निकलती और लोग उसमें ये बढ़ जाते।
आपको अच्छी तरीके से मालूम है। भारतवर्ष में आईएएस बनना या आईपीएस बनना या आईआरएस बनना या गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स में एक छोटा सा कर्मचारी बनना भी उसका एक निश्चित ये प्रोसीजर होता है, उसका एक निश्चित तरीका होता है, और जिसमें कि और खास करके जो हायर पोस्ट होते हैं ये गवर्नमेंट्स के, उसमें तो यानी मेरिट के आधार पे ही ये चुन करके आए लोग उसमें ये भर्ती हो सकते हैं। तो ये सुनिश्चित करता है हमारा यूपीएससी हमारे देश के अंदर, और स्टेट के लेवल पे जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है वो मेरिटोक्रेसी को वो बचाए रखने में, यानी कि सिविल सर्विस में मेरिटोक्रेसी को प्रिजर्व रखने में ये संस्थाएं मील का पत्थर हैं, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इन संस्थाओं का वर्णन किया गया है। तो आप समझ सकते हैं, यानी वैसी संस्थाएं जिन संस्थाओं का कार्य ही यही है कि उपयुक्त उम्मीदवारों का चयन करके केंद्र और राज्य के जो ये पोस्ट है, जो पद है, उसमें नियुक्ति के लिए सिफारिश करना, और इनके सिफारिशों के आधार पे ही केंद्र सरकार या राज्य सरकार अपने अपने अधिकार क्षेत्रों में इनकी सिफारिशों के आधार पे ही वो नियुक्ति कर सकती हैं या करती हैं। तो इससे संबंधित जो प्रावधान है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही दिया गया है। ये अमेरिका में ये सोचा भी नहीं जा सकता है, अमेरिका में ऐसी स्थिति नहीं है। जो अमेरिकी गवर्नमेंट है उन्हीं के ऊपर छोड़ दिया गया, वहां के एग्जीक्यूटिव के ऊपर छोड़ दिया गया है कि आप लोग अपने ढंग से एग्जाम लीजिए, जिन चीजों को आप ये टेस्ट करना चाहते हैं वो टेस्ट कीजिए, और जो भर्ती की ये प्रक्रिया होती है उस ये भर्ती की ये प्रक्रिया के आधार पे आप अपने एम्प्लॉय को रखिए। उनके ये टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगे एम्प्लॉयमेंट के, ये आप लोग अपना डिसाइड कीजिए। कॉन्स्टिट्यूशन उसमें ये कुछ नहीं करने जा रहा है, मतलब उससे संबंधित जो प्रावधान है वो प्रावधान वहां के कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिए गए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन उन मामलों को इतना आवश्यक नहीं मानता है अमेरिका में। हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन जो मेकर्स थे उन लोगों ने इस चीज को भांप लिया था शुरू से, क्योंकि आप देख लीजिए कि ब्रिटिश टाइम में ये ब्यूरोक्रेसी ही थी, यानी कि भारतवर्ष के अंदर अंग्रेजों के द्वारा नियुक्त किए गए जो प्रशासनिक अधिकारी थे, जिनमें कि सबसे ऊपर का पोस्ट आईसीएस जिसे बोलते थे, इंडियन सिविल सर्वेंट्स, तो उन लोगों ने भारतवर्ष में ब्यूरोक्रेसी पे आधारित शासन की व्यवस्था को उन लोगों ने लागू किया था भारतवर्ष में, और भारतवर्ष के लोगों ने इस चीज को देख लिया था, अनुभव किया था इस चीज को कि किस प्रकार से सरकारी अधिकारियों के तंत्र को, किस प्रकार से उसको मैनिपुलेट करके, या किस प्रकार से उस सरकारी अधिकारियों के ये तंत्र का यूज किया जा सकता है किसी खास पर्पस के लिए, और कितने वो लोग पावरफुल हो जाते हैं रियल सिचुएशंस में किसी सोसाइटी के अंदर। तो इन सारे चीजों का एक्सपीरियंस जो है वो हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन यानी मेकर्स ने इन चीजों को देखा था। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात उन्होंने इस चीज को आवश्यक समझा कि नहीं, शासन तो एक अलग चीज है ही, मतलब हमारे देश की पॉलिटिकल लीडरशिप कैसी होगी, उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, और सारे जो संस्थान है वो किस प्रकार से इंटरकनेक्टेड होंगे और किस प्रकार से कार्य करेंगे, उसके बारे में तो प्रावधान ये दिए ही गए। लेकिन उसके साथ साथ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इस भी चीज को आवश्यक समझा कि जो
पूरा का पूरा ये प्रशासन काम कर रहा है, सरकारी अधिकारियों का जो तंत्र काम कर रहा है, उसके नियमन और नियंत्रण से भी संबंधित या उन सरकारी अधिकारियों के ये तंत्र में मेरिटोक्रेसी के आधार पे ही नियुक्तियां हो सकें, यानी कि मेरिट के आधार पे ही उसमें नियुक्तियां हो सके, और जो सिविल सर्वेंट्स हैं वो सिविल सर्वेंट्स किसी के पर्सनल सर्वेंट के रूप में ना होकर के, बल्कि देश के संविधान के प्रति अपनी आस्था को रखते हुए वो पूरे भारतवर्ष के उत्थान के लिए और इसके विकास के लिए वो कार्य कर सकें। इसके लिए एक निश्चित स्तर तक उनको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन भी दिया जाना जरूरी था। तो इन सारे चीजों को ध्यान में रखते हुए हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने प्रशासनिक प्रावधानों से संबंधित भी डिटेल्ड ये प्रोविजंस जो है वो हमारे ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही दिए गए हैं। और ये भी एक प्रमुख कारण है जिनके के कारण हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इतना ये लेंदी हो गया है, इतना ये कॉम्प्रिहेंसिव हो गया है। और इसके साथ साथ एक और कारण है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यानी कि दोनों ही प्रकार के जस्टिसेबल राइट्स और नॉन जस्टिसेबल राइट्स, इन दोनों ही प्रकार के अधिकारों का वर्णन भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर यानी कि दिया गया है। और जस्टिसेबल जो राइट्स हैं उसमें हम लोग जब फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर को पढ़ेंगे तो वो चीज़ और भी आपको यानी बहुत ही स्पष्ट होगी, या अगले वीडियो में मैं इनके बारे में और भी ज़्यादा डिस्कशन ये करूँगा। तो आज के डिस्कशन को हम लोग यहीं पे ये समाप्त करते हैं, और जो अगला वीडियो होगा अब वो इन चीज़ों पे जाएगा कि अब जो नेक्स्ट फीचर जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बोला जाता है कि इट हैज़ बीन ये ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, बहुत सारे ये सोर्सेज से इसको यानी कि लिया गया है। ये एक प्रकार का, उसके बारे में ये भी बात बोली जाती है कि ये एक प्रकार का पैच वर्क है, या कभी कभी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बोला जाता है कि बैग ऑफ ये बोरोइंग्स, मतलब उधार लेकर के विश्व के बहुत सारे संविधानों से, कॉन्स्टिट्यूशन से यानी उधार लेकर के हमारे संविधान की रचना कर दी गई है। बैग ऑफ बोरोइंग्स ये बोलते हैं, तो उसके बारे में ये चर्चा चलेगी। हालांकि ये कहना ये बैग ऑफ ये बोरोइंग्स, इट इज एब्सोल्युटली अ नॉनसेंसिकल स्टेटमेंट, ये बहुत ही एक नॉनसेंसिकल बात है। और सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स में यहाँ से ये क्वेश्चन भी उठते हैं कि व्हाई द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी सेड एज ए बैग ऑफ बोरोइंग्स, नो। तो खैर इसके ऊपर विस्तृत ये चर्चा है और हम लोग इसको ये नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज चूंकि ये टाइम थोड़ा ये निकल रहा है, और ये जो वीडियो है इस वीडियो को शूट करने में बिकॉज ऑफ सर्टेन environmental factors we faced some troubles, so that's why this video, the whole video, पूरे वीडियो को ये 3 पार्ट्स में ये शूट करना पड़ गया, और इसको हम लोग इंटीग्रेट करके आपको ये प्रस्तुत करेंगे। कुछ यानी कि हल्ला हो रही थी, समस्याएं हो रही थी, उसके कारण अभी हम लोगों का साउंड प्रूफ हम लोगों का वो नहीं है, यानी रिकॉर्डिंग रूम। कोशिश होगी कि इसको अगले कुछ महीनों में सारी ये सुविधाओं से युक्त किया जाए। तो फिर से मैं वही बात बोलूँगा कि ये पढ़ना है, खूब पढ़ना है, और किसी भी चीज़ से ये घबराने की ज़रूरत नहीं है। पढ़ना ही आपकी मजबूती है, और जो चीज़ आपको इंस्पायर करती है, जो चीज़ आपको मोटिवेट करती है, जो चीज़ आपको प्रकाश की तरफ ले जाती है, उन चीज़ों को आप फॉलो कीजिए। और प्रकाश की तरफ ले जाने वाला सबसे जो यानी कि बड़ा मीन्स है आपके जीवन में,
वो आपका ये खुद का कंसाइंस है। अपने कंसाइंस को, अपनी अंतरात्मा को फॉलो कीजिए, मन को नहीं, और आगे बढ़िए। सारी चीजें सही समय पे और सही ढंग से होंगी। तो आज के लिए इतना ही। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।